मैंने उनसे पूछा 2027 में योगी जी की सरकार वो तैयारी कर रहे हैं, यूपी में चुनाव होने, अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो 2 साल और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको विधानसभाओं को कर्टेल करना पड़ेगा या फिर उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही विपक्ष का आरोप आ रहा है कि ठीक है वन नेशन वन इलेक्शन करा लीजिए, 2027 में लोकसभा भंग कर दीजिए, करा लीजिए 2027 में। एक सेकेंड सुचारिता जी, एक तो मुझे ना अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है, आप इसको ठीक करवा दीजिए जी। और जी अब मैं बोलती हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस है बट मैं फिर भी बोलती हूँ। देखिए, जो निर्णय लिया जाएगा वो किसी एक प्रदेश के लिए नहीं होगा, जो निर्णय लिया जाएगा वो पूरे देश के लिए होगा। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ इस साल का। तो अगर आप इस समय से शुरुआत करें और केवल 1 साल 12 महीने 15 महीने का कार्यकाल देखें, मैं आपको बताती हूँ कितने प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटका, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। उसके बाद हमारे जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा 2024, अब फिर से जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, ये सारे के सारे चुनाव करीब करीब 1 साल के कार्यकाल में हुए हैं। अब आप ये बताइए, जब इतने चुनाव आप कर रहे हैं तो बार बार सरकारों के काम में बाधा लगेगी, बार बार हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रचार के काम पर लगेगी, लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। अगर आप 2019 के चुनाव का अनुमान लगा लें तो ये कहा जाता है करीब 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। और ये पैसा तो सरकार के कहीं और काम आ सकता है, जनता के काम आ सकता है। एक बात और है, अभी जिस तरीके से भाटी जी बात कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से जता रहे थे जैसे हमारी देश की जनता में समझदारी कम हो। भाटी जी, मैं आपको याद दिलाती हूँ, ट्रेडिशनली बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होता आ रहा है और वहाँ पर बहुत ही केयरफुली, समझदारी के साथ जनता को पता है कि प्रदेश में उनको किसके लिए वोट देना है और सेंटर में उनको किसके लिए वोट देना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, उड़ीसा, इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में सरकार बनाई है, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी जीतती आती थी, जबकि चुनाव हमेशा केंद्र चुनाव के साथ, सेंट्रल चुनाव के साथ, लोकसभा के साथ हुआ करते थे। तो आप प्लीज एक तो ये मत बोलिए कि जनता में कंफ्यूजन बढ़ेगा, जनता बहुत केपेबल है निर्णय लेने के लिए। तो आप चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें जहां पर ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार बनी है, आप उड़ीसा की बात करें, आप सिक्किम की बात करें, ये सारे वो प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर साथ साथ चुनाव होते आए हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, वन नेशन वन इलेक्शन कोई आज का नया नहीं है, ये पहले से ऐसे ही था। पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए थे और होते चले आते थे जब तक इंदिरा जी को ये नहीं लगा कि 356 के तहत बार बार प्रदेशों की सरकार गिरा दी जाए और उसके बाद वहां फिर से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि वो उनको सूट करता था, उनकी राजनीति को सूट करता था। आज इसी तरीके की बातें वापस ही विपक्ष कर रहा है। विपक्ष की वैसे भी आदत है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला है या सरकार का कोई स्टैंड रहा है, उसको अपोज करना है विदाउट एनी लॉजिक। तो अब वापस उसी तरीके से ऑपोजिशन उन्होंने शुरू कर दिया है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस चीज में बहुत सक्षम है कि जब किसी इंपॉर्टेंट नेशनल इशू पे कंसेंसस बिठाना हो, हम उस कंसेंसस को बिठाएंगे। चाहे अच्छा, नेशनल इशू पर कंसेंसस क्या बाकी पार्टियां दिखाएंगी? सवाल ये है कि बाकी पार्टियां क्या करेंगी। प्रियंका जी, एक बार आपके पास आ जाती हूँ। प्रियंका जी, नेशनल इशू है और अगर देश में ये बदलता है तो हम जानते हैं कि इसमें एक संवैधानिक बदलाव की जरूरत होगी, उसके लिए आप लोगों के सहयोग की भी जरूरत होगी। वो सहयोग होगा कि नहीं होगा? ये ऐसा लग रहा है सुचारिता जी कि देश रोटी रोजगार मांग रहा है और महामानव उनको कबूतर की बर्फी परोस रहे हैं। ये एक नया शिगुफा छोड़ा गया है, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बिल्कुल उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी और शाह जी की जोड़ी बड़ी टेंशन में है कि आखिर इन सब मुद्दों में कैसे देश को उलझाया जाए। ये बोगस कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, जहां देख रहे हैं कि एक तरफ इन्हीं के पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनने के बारे में अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अभी हरियाणा को देख ले, हरियाणा चुनाव को, तो यहाँ इनके दो पार्टी के नेता इनके कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। अपना इनका पार्टी का कुछ इनसे संभल नहीं पा रहा है। देश का मुद्दा जहां होना चाहिए वन नेशन वन का सेंसस, वहां पर ये लोग देश को सीधा, मैंने कहा, कबूतर की बर्फी परोस रहे हैं। आज देश के सबसे फौरी मुद्दे हैं। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हैं, मुझे लगता है कि वन नेशन वन क्लास की बात होना चाहिए, वन नेशन वन कास्ट की बात होनी चाहिए, क्योंकि वही देश का मुद्दा है।
और आप बीच में पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और अगर आप चर्चा कर रहे हैं कि बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं नरेंद्र मोदी जी की अय्याशी में, उसको खत्म करना होगा। 2500 करोड़ का चार्टर प्रियंका जी, ये क्या मतलब है? ये कोई शब्द है? नहीं प्रियंका जी, कबूतर क्या? प्रियंका जी, ये शब्द अच्छे नहीं है और गरिमामय शब्द नहीं है। मैं आप अपना मत रखिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपके नेता के लिए कोई कहेगा तो वो अच्छा लगेगा, मैं उनको आपके नेता के लिए भी नहीं बोलने दूंगी ऐसे शब्द। बस सीधी बात ये है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। आप ये कह सकती है कि फिजूल खर्ची कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा प्रियंका जी। दैट्स नॉट नाइस, दैट्स नॉट नाइस। अच्छा नहीं है वो, मैं बस ये कह रही हूँ, और आपको सूट भी नहीं करता। एक बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है आप, मुद्दे पर बात करें। लाख का पहनते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। 2000 किलो की मशरूम में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। आलीशान बंगले में रहने में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। 8500 करोड़ का चार्टर प्लेन में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। लेकिन मोदी जी आलीशान बंगले में रह रहे हैं क्या? आज टॉपिक ये है क्या डिबेट का? मोदी जी उसी घर में रह रहे हैं जिसमें देश का प्रधानमंत्री रहता है। तो ये कौन सी अय्याशी हो रही है मैम? ये बिल्कुल डिरेल कर रही हैं आप डिबेट को। ऐसे मत करिए ना मैम, टॉपिक पर बात करिए। मैंने आपसे पूछा आरजेडी का स्टैंड, क्या आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? सीधे ये बताइए एक बार, उसके बाद मैं आनंद जी के पास जाऊं। समर्थन में नहीं है आप, विरोध में। हम उनके खिलाफ खड़े हैं और ये पूरा का पूरा कबूतर का बर्फी परोसने जैसा है और हम इसको विरोध कर रहे हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं। आनंद जी मुझे बताइए कि जब भाटी जी विरोध कर रहे हैं, प्रियंका जी विरोध कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि उनके दल विरोध कर रहे हैं, तो कैसे आएगा वन नेशन वन इलेक्शन? सुचरिता जी, सबसे पहले तो मुझे भाटी जी के बयान के बाद कोई भी प्रकार के तर्क देने में डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो कोई भी तर्क इसके पक्ष में देगा वो कुतर्क होगा। तो उन्होंने तो पहले ही जजमेंट दे दिया भाटी जी ने अपना। लेकिन खैर, फिर भी मैं ये दुस्साहस करता हूँ कुछ बोलने का। मैं सारे प्रवक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पर जरूरत है इसकी पृष्ठभूमि को देखने के लिए। विधि आयोग ने 170वीं रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की रिकमेंडेशंस किए थे, उसके आधार पर पार्टी आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी या जिसकी भी सरकार होती, ये विधि आयोग ने बहुत विधि सम्मत फैसला किया और मतलब रिकमेंडेशन किया। और बहुत विधि आयोग जब करता है तो बहुत सारे लोगों की राय लेने के बाद जो उसके पास तथ्य जुटाते हैं, उसके आधार पर ये रिकमेंडेशन किया गया था। भाटी जी अगर अभी बैठे बैठे गूगल पे देखना चाहें तो देख लें, 170वीं रिपोर्ट उनकी जो थी विधि आयोग की, वो उसके आधार पर ये निर्णय मतलब रिकमेंडेशन किया गया था। अब मैं आता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान पर। आज के डेट में भी जो नेता मंत्री पद पर हैं और जिनको संगठन का काम किया गया है, सुचरिता जी, बहुत बुनियादी बात कह रहा हूं, उनके मंत्रालय का कामकाज आप जाके देख लीजिए। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस के समय भी होता था, उसके पहले भी होता था। तो ये भी उचित है कि नेताओं को भी थोड़ी तसल्ली रहे और देश के विकास के काम करने के लिए उनके पास समय रहे। जो संगठनिक रूप से मजबूत नेता और मंत्री पद संभाल रहे, उनको तो साल भर इलेक्शन में ही लगा रहना पड़ता, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे अपने धर्मेंद्र प्रधान जी हो। तो कहीं ना कहीं से देश का विकास बाधित होता। और जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, अभी चारू जी ने गिनाए किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ आचार संहिता लग जाती है, सारे काम रुक जाते हैं और अफसरों की मौज हो जाती है, क्योंकि उनको काम ही नहीं करना चुनाव आचार संहिता के नाम। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार चुनाव होगा, इसके ठीक है, फिर बैठकर आप सब लोग रास्ता निकालिए भाटी जी कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये कोविंद कमेटी बैठी थी तो आप लोगों को भी इनवाइट किया गया होगा, आप लोगों ने अपनी राय दी होगी और बहुसंख्यक राय के आधार पर उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए होंगे। अभी मैंने वो उनकी रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के हित में, इस देश के विकास के हित में, जनता के हित में ये निर्णय बहुत उचित है कि अगर पूरे देश में ना तो इससे कोई लोकतंत्र खतरे में आएगा, क्योंकि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और विरोध क्यों हो रहा है? मैं समझना चाह रही हूँ विरोध क्यों हो रहा है? बार बार इसी बात का हवाला देकर कहा जा रहा है कि विरोध